सोचो एक ऐसी बारिश जिसमें भीगते ही मौत निश्चित है। एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट ने अनजाने में एक ऐसी मौत की बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से तड़प कर मरने लगे और एक ही रात में दुनिया की 99% आबादी साफ हो गई। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आखिरकार इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी, ये जानने के लिए हमें उस दिन पर चलना पड़ेगा जब ये बारिश बस शुरू होने वाली थी। उस समय डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की एक लड़की अपना एग्जाम देने के लिए अपनी क्लास की तरफ भाग रही थी कि तभी अचानक उसका पिता फेड्रिक वहाँ पर आकर सिमोन को एग्जाम देने से रोकता है और उसे जबरदस्ती बाहर अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है। गाड़ी के अंदर सिमोन का छोटा भाई डेस्मस और उसकी माँ पहले से बैठी हुई थी, जिस दौरान किसी को फेड्रिक का ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। मगर फेड्रिक भी उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की बजाय गाड़ी को पागलों की तरफ भगाता रहता है और उस दौरान उसकी बातों से सिर्फ यही समझ में आ रहा था कि वो जंगलों की तरफ एक बंकर में जा रहा है जिसको उसकी ही कंपनी अपोलो ने बनाया था। इसी बीच मौसम भी खराब हो रहा था और बारिश जल्दी ही होने वाली थी। उस समय फेड्रिक के तेज गाड़ी चलाने की वजह से कुछ गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था और गुस्से में पागल लोग फेड्रिक को सुनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मगर फेड्रिक उन पर ध्यान न देके जल्दी से अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी से उतारता है और पैदल ही पास के जंगल में मौजूद एक बंकर में पहुंचकर गेट को लॉक कर देता है। जितने में ही बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी। अभी सिमोन, उसकी माँ और रेशमस काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि फेड्रिक उन्हें इस बंकर में लेकर क्यों आया है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि बंकर में सालों तक का खाना पीना और अपना खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम लगा हुआ था और ये सारी चीजें साफ बता रही थी कि फेड्रिक का अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रुकने का लंबा प्लान है। तब सिमोन इस बारे में फेड्रिक से पूछने ही वाली थी, मगर उससे पहले ही फेड्रिक खुद एक प्रोटेक्टिव सूट को पहनकर वहाँ पर से बाहर जाने लग जाता है और सिमोन से बस इतना कहता है कि जब तक वो खुद उन्हें लेने के लिए न आए तब तक उन्हें किसी भी हालत में बंकर से बाहर नहीं निकलना है। इतना बोलकर फेड्रिक वहाँ पर से चला जाता है, जिसके बाद सिमोन अपने फोन में रील्स देखने लग गई थी और उन्हें देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा इंटरनेट बारिश की तबाही से भरा था। लोग तड़प कर ऐसे मर रहे थे जैसे इस युग का अंत आज ही होने वाला हो और इस सब के बीच में जिंदा बचे हुए लोग बहुत ज्यादा खौफ में थे। और क्या सिमोन और उसकी फैमिली बंकर में सुरक्षित रहेंगे? बारिश का ये मौत का खेल कब तक चलेगा? और सबसे बड़ी बात, फेड्रिक को इस बारिश के बारे में पहले से कैसे पता था? सिमोन के दिमाग में यही सवाल चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रेशमस से बात करने लगती है और तभी उनकी माँ उन्हें समझाती है कि हम बस तब तक ही सेफ हैं जब तक हम बाहर कदम नहीं रखते। अब इसके बाद वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक कोई बंकर के गेट को जोर जोर से पीटता है। तब रेशमस को लग रहा था कि शायद फेड्रिक वापस आ गया होगा, इसीलिए वो अपनी माँ के बार बार मना करने के बावजूद भी बंकर के गेट को खोल देता है। लेकिन बंकर के खुलते ही सामने का नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। वहाँ बारिश के पानी की वजह से दर्द में तड़पता हुआ एक अजनबी आदमी खड़ा था जो पागलों की तरह रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त रेशमस की माँ आगे आके रेशमस को पीछे धकेलती है और उस आदमी को धक्का देने की कोशिश में उसके साथ ही बाहर चली जाती है। तब बारिश होने की वजह से वो भी दर्द में तड़पते हुए मरने वाली थी। जिस समय भी उसे सिर्फ सिमोन और रेशमस की चिंता थी, इसीलिए वो आखिरी सांस लेते हुए दोनों से एक दूसरे का ध्यान रखने को कहकर उस आदमी के साथ मारी जाती है। इससे सिमोन तो पूरी तरह टूट गई थी, पर इस खतरनाक मंजर को अपने सामने देखकर सिमोन रेशमस को बचाने के लिए बंकर का भारी दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद वो कांपते हुए हाथों से फेड्रिक को कॉल करने की कोशिश करने लग गई थी, लेकिन उसका फेड्रिक से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इससे टेंशन और डर बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से लग रहा था जैसे फेड्रिक भी इस खौफनाक बारिश का शिकार बन चुका है और अब सिमोन के पास जीने का एकमात्र सहारा सिर्फ रेशमस ही बचा था। पर क्या सिमोन अकेले रेशमस और इस बंकर को संभाल पाएगी? सिमोन फिलहाल के लिए यही सोच रही थी, मगर वो हिम्मत ना हारते हुए सबसे पहले बंकर के बारे में सब जानने की कोशिश करती है। जिस दौरान ही उसे पता चलता है कि शहर में ऐसे और भी कई बंकर मौजूद हैं जिन्हें अपोलो कंपनी यानी कि उसी कंपनी ने बनाया था, जिसमें सिमोन का पिता फेड्रिक एक सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम करा करता था। अभी उन बंकर के बारे में जानकर सिमोन उन सभी बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था और सिमोन को किसी भी बंकर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इससे निराश होकर सिमोन बंकर में ही मौजूद सामान की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जिस दौरान ही उसके हाथ में एक रेडियो लगता है और उस रेडियो का इस्तेमाल करके जैसे तैसे सिमोन ने बाहर मौजूद एक आदमी से कांटेक्ट बना लिया था। बारिश की वजह से वो आदमी अपने घर के बेसमेंट में छुपा हुआ था। जिस समय ही वो बताता है कि कुछ जिंदा बचे लोगों को पास के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और जल्दी ही मैं भी वहाँ पर चला जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद सिमोन उसके जाने से पहले उसे फेड्रिक का नंबर देके उसे फेड्रिक से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, जो करने के लिए वो आदमी तैयार भी हो गया था। लेकिन उसके कोशिश करने के बावजूद भी उसकी भी फेड्रिक से कोई बात नहीं हो पाती। इसी बीच अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है, जिससे उस आदमी के मोबाइल रेडियो का कनेक्शन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था और अब सिमोन पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उसे उस अंधेरे बंकर में अकेले ही रेशमस की हिफाजत करनी थी और कहीं न कहीं सिमोन को कैसे भी फेड्रिक के बारे में भी जानना था। इसीलिए जब पूरे एक हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी फेड्रिक वापस नहीं लौटता तो हिम्मत करके
के सिमोन खुद बाहर जाने का फैसला करती है, मगर पीपीई सूट को पहनकर वो बंकर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक उसके दिमाग में अपनी माँ की मौत के खौफनाक विजन्स आने लग गए थे। इससे सिमोन इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उल्टे पैर वापस आकर बंकर के अंदर ही रहने का फैसला करती है, जिस दौरान रेशमस खुद भी चाहता था कि सिमोन किसी भी हालत में बाहर न जाए, क्योंकि इस बारिश की वजह से रेशमस अपनी माँ और शायद अपने बाप को तो खो ही चुका है। कैरबी इस खौफ के साए में लगभग 1 महीना निकल जाता है, जिस दौरान सिमोन को अकेले रेशमस को संभालने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, मगर उसने एक बेहतरीन बड़ी बहन बनने का फैसला कर ही लिया था। साथ ही साथ वो बंकर में मौजूद कंप्यूटर्स और फाइल को भी ध्यान से समझ रही थी, जिस दौरान ये सिमोन को वो पल याद आता है जब कुछ समय पहले रेशमस अचानक से बीमार पड़ गया था और उससे बेहद ही अजीब और लाइलाज वायरस हुआ था, जिस वायरस के बारे में किसी भी डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं था। तब फेड्रिक ने खुद ही एक सीक्रेट एंटीडोट बनाकर रेशमस को इंजेक्ट करा था, जिससे रेशमस की जान तो बच गई थी, मगर उस समय पर उस वायरस और एंटीडोट के बारे में फेड्रिक की कंपनी को भी पता चल गया था और उसी वजह से उन्होंने फेड्रिक से उस वायरस की सारी रिपोर्ट मांगी थी। इन्हीं सारी बातों को याद करके सिमोन के दिमाग की घंटी अचानक से बजती है और उसे समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये वायरस खुद अपोलो कंपनी ने ही बनाया होगा, जिसके ऐसे असर के बारे में भी उन्हें पहले से अंदाजा होगा और इसी वजह से उन लोगों ने बंकर बनाकर पहले से तैयारियां कर रखी हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं फिर भी ठीक थी, लेकिन सिमोन के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये था कि कहीं ना कहीं फेड्रिक खुद भी उस वायरस बनाने वाली टीम में शामिल था, जिसकी वजह से ही ये बंकर उससे मिला। फिर सिमोन और रेशमस को बंकर में रहते हुए पूरे 6 साल बीत जाते हैं, जिस समय तक भी फेड्रिक का कोई अता पता नहीं होता। रेशमस बड़ा हो चुका होता है और बंकर का राशन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तब जैसा कि उन लोगों को खाने की जरूरत थी, तो रेशमस जिद पकड़ लेता है कि अब उन्हें बाहर निकलकर खाना ढूंढना ही पड़ेगा, जिस पर सिमोन भी मजबूरी में मान तो जाती है, लेकिन वो अपने भाई को खतरे में डालने से पहले खुद बाहर जाकर हालात चेक करना चाहती थी। इसीलिए रात में रेशमस के सोने के बाद सिमोन पीपीई किट को पहनकर एक बार फिर से बंकर के गेट के पास जाती है, जिस समय भी उसकी माँ की मौत के खौफनाक फ्लैशबैक उसके दिमाग में फिर से आने लग गए थे। मगर अब जैसा कि सिचुएशन करो या फिर मरो वाली थी, उसी वजह से सिमोन जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करके आखिरकार बंकर से बाहर निकल ही जाती है। बाहर आते ही सबसे पहले उसकी नजर अपनी माँ के शरीर पर पड़ती है, जो पिछले 6 सालों में अब सिर्फ एक कंकाल बन चुका था और सिमोन उसे देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज के ऊपर पड़ती है जिसने उसको पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था। ठीक उसकी माँ के कंकाल के पास एक जिंदा हिरन खड़ा होता है, जिसका मतलब कि कई सारे जानवर भी अब तक सर्वाइव कर रहे हैं। इसीलिए सिमोन को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और अब वो थोड़ा सा आगे शहर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में सड़कों पर पुरानी गाड़ियां कचरे की तरह पड़ी हुई थी और चारों तरफ जंगली घास फूस और पौधे उगने की वजह से पूरा का पूरा शहर एक खंडर बन चुका था। अभी सिमोन सीधा उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर बचे हुए लोगों को शिफ्ट करके रखा गया था, मगर अंदर कदम रखते ही सिमोन की रूह कांप गई थी, क्योंकि वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का आलम था। मेडिकल मशीन टूटी पड़ी थी और फर्श से लेकर कॉरिडोर तक चारों तरफ सिर्फ इंसानी लाशों का ढेर लगा पड़ा था। उन लाशों के बीच में सिमोन खड़ी ही थी कि तभी अचानक उसकी नजर पास में मौजूद एक भेड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर सिमोन अपनी जान बचाने के लिए बिना आवाज किए पास के एक कमरे में छुप जाती है। और जैसे ही वो भेड़िया वहाँ पर से निकलता है तो सिमोन बिना देरी करे जल्दी से अपने बंकर में वापस पहुँच जाती है। बंकर में सिमोन ने रेशमस को सारी चीजें एकदम सच बता दी थी, जिस दौरान तक सिमोन को ये बात तो समझ आ गई थी कि बाहर की दुनिया में वो अभी के टाइम पर सरवाइव नहीं कर सकते और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें शहर में ही मौजूद अपोलो के किसी दूसरे बंकर में जाना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद रेशमस अगले ही दिन दूसरे बंकर की तरफ निकलने के लिए मान गया था। अब जैसा कि उन्हें सुबह निकलना था तो रात में ही वो दोनों अपने बैग को पैक करके सीधा सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक भयानक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। रात में उनके गहरी नींद में होने पर अचानक से बंकर का ऑक्सीजन लेवल गिरने लग गया था, जिस दौरान ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो सिमोन बेहोश हो जाती है, पर किस्मत से इमरजेंसी अलार्म के शोर की वजह से रेशमस की आंख खुल जाती है और वो सिमोन की हालत को देखकर बिना एक पल भी गवाए सिमोन को कंधे पर उठाकर सीधा बंकर के बाहर ले आता है। और वैसे इस समय पर उन्होंने कोई भी पीपीई किट नहीं पहनी हुई थी, जिसके बावजूद भी बाहर जाते ही सिमोन को होश आ गया था और तभी उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ था कि इतने सालों बाद अब हवा सेफ है और अगर वो चाहे तो बाहर के एटमॉस्फेयर में बिना सूट के भी सांस ले सकते हैं। इससे वो दोनों थोड़े से खुश हो ही रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही सेकंड की थी। असल में उसी वक्त अचानक जंगल से कुछ हथियारबंद अजनबी लोगों ने निकलकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया था। मगर ये लोग कौन थे और उन्हें आखिरकार बंकर के बारे में पता कैसे चला? सिमोन के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, पर तब उसे समझ में आता है कि सिमोन जब रात को हॉस्पिटल में गई थी तब इन शिकारियों ने उसे देख लिया होगा और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए होंगे। इवन इन्हीं लोगों ने बाहर से ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करा था ताकि रेशमस और सिमोन किसी तरह से बंकर के गेट को खोलकर बाहर निकले और ये लोग अंदर जाकर सारा राशन लूट सके। खैर फिलहाल ये दरिंदे सिमोन और रेशमस को गन पॉइंट के जोर पर वापस से बंकर के एक रूम में लॉक कर देते हैं और पूरे बंकर में पागलों की तरह खाना ढूंढने में लग जाते हैं। पर जैसा कि बंकर में भी राशन नहीं बचा था, इसीलिए उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और इससे लुटेरों का लीडर मार्टिन गुस्से से लाल पीला हो जाता है।
तब वो फैसला करता है कि वो सिमोन और रेशमस को उसी बंद कमरे में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देगा। जिस बात को सुनने के बाद सिमोन को सोचते हुए अपना दिमाग तेजी से दौड़ाती है और उस कमरे की खिड़की पर मार्कर से लिखते हुए मार्टिन को इशारा करती है कि उसे पता है कि राशन कहाँ पर मिलेगा। मार्टिन का ध्यान उस तरफ जाते ही सिमोन ने उसे टैप दिखाकर अचानक से उसके सामने उस टैप को ही तोड़ दिया था, जिस टैप के अंदर बाकी सारे बंकर के नक्शे थे और अब उन राशन से भरे बंकर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सिमोन के दिमाग में था। इसी वजह से अब मार्टिन के पास सिमोन और रेशमस को जिंदा रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा होता। और अभी सिमोन ने भी उसके सामने शर्त रख दी थी कि अगर मार्टिन और उसके साथियों को खाना चाहिए तो उन्हें सिमोन और रेशमस को जिंदा बाहर निकालना पड़ेगा। जिस दौरान सिमोन की आंखों में ये जिद देखकर मार्टिन पहले तो उसके ऊपर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। असल में एक समय पर मार्टिन एक सोल्जर हुआ करता था, जिस वक्त एक औरत के धोखे ने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। उस वक्त वायरस बस तेजी से फैलना शुरू ही हुआ होता है। जिस दौरान मार्टिन की ड्यूटी एक शहर के मेन ब्रिज पर लगाई थी ताकि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान शहर से बाहर ना निकल सके। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसने ब्रिज के नीचे से एक औरत को जाते हुए देखा था, जो अपने बच्चे को गोद में लिए बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। तब उसे रोकने के लिए मार्टिन जानबूझकर उसके आसपास कई सारी गोलियां भी चलाता है, मगर वो औरत बिना डरे आगे बढ़ती चली जाती है और मार्टिन उस मासूम बच्चे और औरत के ऊपर दया करके उन्हें गोली नहीं मार पाता। लेकिन यही मार्टिन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद ही मार्टिन के साथी उसे पास के एक मेडिकल टेंट में बुलाते हैं, जिसके अंदर जाते ही वहाँ का नजारा देखकर तो मार्टिन के होश उड़ चुके थे। असल में वो औरत पहले से इन्फेक्टेड थी, जिसने टेंट के पास से गुजरते समय बाकी सारे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर दिया था और अभी मार्टिन को छोड़कर उसकी बटालियन के ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, जो एक एक करके मार्टिन की आंखों के सामने ही दम तोड़ने लगते हैं। इसी बात की वजह से मार्टिन उस दिन इतना ज्यादा टूट गया था कि उसने कसम खा ली थी कि इस तबाह हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने के लिए वो कभी भी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा। यही सोचकर प्रेजेंट टाइम में मार्टिन सिमोन को फ्री नहीं करना चाहता था, पर तभी मार्टिन का एक साथी पैट्रिक आगे आकर मार्टिन को समझाता है कि अगर वो सिमोन की मदद नहीं करते हैं तो जल्दी ही उनके सारे साथी भूख से बेहाल होकर मारे जाएंगे और अभी मार्टिन को अपने साथियों की जान बचाने के लिए सिमोन के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। तब कोई और रास्ता न होने की वजह से मार्टिन आखिरकार सिमोन और रेशमस को उस कमरे से बाहर निकालकर अपने साथ ऊपर ले जाता है और 6 सालों तक अंधेरे में बंद रहने के बाद जब सिमोन और रेशमस खुली धूप को महसूस करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। उसी समय मार्टिन और उसके ग्रुप के साथ चलते चलते सिमोन और रेशमस के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब तक दुनिया में खाने पीने की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी थी कि लोग इंसानियत भूलकर एक दूसरे को ही जान से मारकर खा जाते थे और भी सिमोन और रेशमस इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनसे थोड़ी ही दूरी पर अचानक आदमखोर शिकारियों का एक ग्रुप पहुंच जाता है। वो बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए हाईटेक थर्मल सेंसर वाले ड्रोन्स का सहारा लेते हैं ताकि लोगों को ट्रैक करके उनका शिकार करा जा सके। और तब इस खतरे को देखकर मार्टिन तुरंत ही अपना दिमाग लगाता है और सिमोन समेत अपनी पूरी टीम को एक स्पेशल एल्यूमिनियम फॉइल सीट के नीचे ढक लेता है, जिससे ड्रोन के सेंसर उन लोगों को स्कैन नहीं कर पाए थे। मगर तभी उन लोगों के सामने 2 और मासूम सर्वाइवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद एक बार तो सिमोन का दिल पिघल गया था और वो उस लड़की की मदद करने के लिए भी जाना चाहती थी। लेकिन मार्टिन के मना करने के बावजूद मार्टिन की ही टीम की एक लड़की बीटी सिमोन का साथ देती है और दोनों ही मार्टिन की बात को ना मानकर उस लड़की को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। इसी बीच वो लड़की भागते हुए एक छोटी सी नदी के किनारे आकर गिर पड़ती है, जिस दौरान वो शिकारी भी हथियार लिए उसके पास पहुंच गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उस औरत को जान से मार पाते, अचानक से मार्टिन खुद वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बंदूक से उन शिकारियों को शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। असल में मार्टिन भले ही कितना ही सख्त था, पर वो अपनी टीम को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता था। सिमोन इस बात को सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने सिमोन को अंदर से हिलाकर रख दिया था। अचानक मार्टिन अपनी बंदूक को घुमाकर सीधा उस बेचारी लड़की के मत्थे पर गोली चलाता है, जिसे देखकर सिमोन को मार्टिन से चिढ़ होने लग गई थी। पर तब मार्टिन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है कि वो लड़की पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, क्योंकि बाहर की सूखी जमीन और हवा तो बेशक से साफ है, लेकिन बारिश और कहीं का भी रुका हुआ पानी अभी भी उतना ही जहरीला और जानलेवा है। ये सुनने के बाद सिमोन जैसे तैसे शांत होती है और मार्टिन और उसके साथियों को एक दूसरे बंकर की तरफ लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उस दूसरे बंकर तक पहुँचने के लिए उन्हें एक दिन का पूरा समय लगने वाला था, इसीलिए अंधेरा होने से पहले वो लोग आराम करने के लिए एक पुराने घर में रुकते हैं, जहाँ पर किस्मत से उन्हें थोड़ा सा खाना और पीने के लिए साफ पानी भी मिल गया था। तब मार्टिन का एक साथी जॉन सबसे पहले पानी को उनकी बीमार साथी लिया को पिलाता है, जिस दौरान अपनी टीम के लिए एक दूसरे का ये प्यार और केयर देखकर सिमोन को समझ आ गया था कि मार्टिन और उसके साथी असल में इतने बुरे नहीं हैं जितना उन्हें देखकर लगता है। इसीलिए जो सिमोन पहले बस उन लोगों के जरिए उस दूसरे बंकर तक पहुंचना चाहती थी, अब उसने दिल से ठान लिया था कि वो मार्टिन और उसके साथियों की भी मदद करके रहेगी। अब इसकी अगली सुबह जैसे ही ये लोग अपने सफर को आगे शुरू करते हैं, तभी रेशमस के साथ एक खौफनाक हादसा हो जाता है। चलते चलते रेशमस का पैर पानी से भरे एक गड्ढे में चला गया था, जो देखते ही मार्टिन बिना सोचे समझे अपनी बंदूक निकालकर रेशमस के ऊपर तान देता है और उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो रेशमस को जान से मारने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा। तब सिमोन रेशमस को बचाने के लिए उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और मार्टिन को 1 मिनट को रुकने के लिए बोलकर रेशमस का जूता उतरवाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रेशमस की जुराबें बिल्कुल भी नहीं भीगी थी, जिसका मतलब कि रेशमस का जूता वाटरप्रूफ था और उसी वजह से रेशमस का पैर
पानी के कांटेक्ट में नहीं आया होता। ये समझ आते ही मार्टिन अपनी बंदूक को नीचे कर सभी लोगों के साथ वापस से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके थोड़ी ही देर में वो आखिरकार दूसरे बंकर तक पहुंच भी गए थे और सिमोन के फिंगरप्रिंट को स्कैन करते ही बंकर का भारी गेट अपने आप खुल गया था। तब उस बंकर के अंदर जाने पर मार्टिन और उसकी पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सच में वो बंकर खाने पीने के आइटम से लबालब भरा हुआ था और वहाँ मौजूद रिसोर्सेज के हिसाब से अब मार्टिन और उसके साथियों को सालों तक खाने पीने की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसी वजह से मार्टिन और उसके साथी तो पागलों की तरह अपना पेट भरने में लग जाते हैं। पर जैसा कि अब मार्टिन और उसके साथियों को खाना मिल चुका था, तो क्या सिमोन वहाँ पर सेफ थी? सिमोन के दिमाग में यही सवाल चल रहा था और सिमोन को लग रहा था कि जल्दी ही मार्टिन और उसके साथी उसको जान से मार देंगे। इसी वजह से वो बिना वक्त गवाए डेशमस के साथ उस जगह पर से निकलने का फैसला करती है। तो मार्टिन डायरेक्ट उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे समझाता है कि इतने सालों तक बंकर में रहने की वजह से तुम्हें इस बेरहम दुनिया का जरा सा भी अंदाजा नहीं है और असल में मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि खाना मिलने के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर सिमोन तो समझ गई थी कि मार्टिन उसे कुछ भी नहीं करने वाला। इसी वजह से वो चुपचाप बंकर के एक कमरे में चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी नजर टेबल पर मौजूद एक फोन के ऊपर पड़ती है, जिसको देखने के बाद तो सिमोन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस फोन की स्क्रीन पर सिमोन और डेशमस के बचपन का वॉलपेपर लगा था और वो फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता फेडरिक का था, जो पुराने बंकर से निकलने के बाद कुछ वक्त के लिए इस बंकर में रुके थे। ये बात समझ आते ही सिमोन कांपते हाथों से डेशमस के साथ मिलकर उस फोन को अनलॉक करते हैं, जिस दौरान फोन को चेक करते हुए उन्हें फेडरिक की एक ऐसी सीक्रेट रिकॉर्डिंग मिलती है जिसने सभी चीजों को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। उस रिकॉर्डिंग में फेडरिक अपने अपोलो के बॉस से बात कर रहा था और बॉस ने उसे ड्रेन वायरस का क्योर और एंटीडोट बनाने के लिए स्वीडन के एक मेन हेडक्वार्टर में बुला लिया था। जिस बात को सुनने के बाद सिमोन समझ जाती है कि हो सकता है कि उसके पिता फेडरिक अभी भी स्वीडन के उसी हेडक्वार्टर में जिंदा मौजूद हों। इसी वजह से सिमोन बिना देर करे डेशमस के साथ स्वीडन की तरफ निकलने का प्लान बना लेती है, जिस दौरान वो ये पूरी बात मार्टिन को भी इस उम्मीद के साथ बताती है कि मार्टिन और उसकी टीम उनकी सेफ्टी के लिए उनका साथ देगी। लेकिन मार्टिन ने तो उनके साथ जाने से मुंह पर मना कर दिया था, क्योंकि इस बंकर के अंदर वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे और यहाँ पर खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। इवन सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वीडन के हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए उन्हें पहले शहर के बीच से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर आदमखोर हंटर्स का राज है, और अगर वो जैसे तैसे उस जगह को पार भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी उन्हें कैसे जानलेवा ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, जहाँ पर कदम रखने का मतलब ही सीधा मौत को गले लगाना था। इसी वजह से मार्टिन तो सिमोन को भी उस जगह जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिसके लिए वो सिमोन को कहता है कि फेडरिक की वो वीडियो 6 साल पुरानी है और हो सकता है कि इतने सालों में शायद वो भी मारा गया होगा। अब ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई भी लग रही थी, क्योंकि अगर सच में फेडरिक ने गलती से कोई एंटीडोट बना भी लिया होता तो अब तक मार्टिन या फिर किसी और सर्वाइवर तक उस एंटीडोट की खबर जरूर पहुंच चुकी होती। मगर अभी मार्टिन की बातों को सुनने के बाद भी सिमोन अपनी जिद को नहीं छोड़ती और कुछ दिनों का जरूरी राशन बैग में भरकर डेशमस के साथ बंकर से निकल जाती है। पर क्या वो दोनों अकेले इस सफर में बच पाएंगे? बेटी, जॉन और लिया के दिमाग में यही सवाल चल रहा था। इसी वजह से वो मार्टिन से सिमोन के पीछे जाने की बात करते हैं, लेकिन मार्टिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। इसके बाद भी बेटी किसी भी हालत में सिमोन का साथ देना चाहती थी, क्योंकि अब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और सिमोन के उन्हें इस बंकर में लाने की वजह से ही उसकी जान बच पाई थी। इवन कहीं ना कहीं बेटी को मार्टिन के ऊपर पूरा भरोसा तक नहीं था, क्योंकि वो मार्टिन से बस कुछ समय पहले ही मिली थी और मार्टिन उस समय पर उसे, जॉन और लिया को जान से मारना चाहता था। असल में जब वो पांचों एक टीम का हिस्सा नहीं थे तो मार्टिन सिर्फ फेडरिक के साथ रहा करता था और उस समय पर बेटी, लिया और जॉन ने अपनी अलग टीम बना रखी थी। फिर एक समय पर बेटी, लिया और जॉन को लूटने के इरादे से मार्टिन उन्हें पकड़ लेता है, मगर तब बेटी अपनी जान बचाने के लिए मार्टिन को अपने एक ठिकाने के बारे में बताने का फैसला करती है, जहाँ पर लिया और जॉन के साथ मिलकर बेटी ने काफी हफ्तों का राशन जमा करके रखा हुआ था। तब इस बात को सुनकर मार्टिन ने उसकी जान बख्श दी थी, जिसके बाद वो बेटी के बताए गए उस पुराने वेयर हाउस में चले गए और वहीं पर खाना खाते समय बेटी को एहसास हुआ कि उसे अपनी टीम में स्ट्रॉन्ग लोगों की भी जरूरत है। इसीलिए उसने रात में सबके सोने के बाद मार्टिन से बात करी ताकि वो उनके साथ रहकर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और बदले में लिया, जॉन और बेटी उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तब मार्टिन भी इस पर मान गया था, पर जैसा कि प्रेजेंट टाइम में बेटी को सिमोन का साथ काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए वो मार्टिन के मना करने के बाद भी लिया और जॉन के साथ सिमोन और डेशमस के पीछे पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सिमोन और डेशमस को तो इस बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हुए जल्दी ही शहर में पहुंच जाते हैं, जिस समय पर शहर के हालात तो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें, बिखरा हुआ कचरा और बर्बादी का मंजर। कुल मिलाकर ये शहर ऐसा लग रहा था जैसे की इंडिया की सड़कें लगती है, मतलब की नगर निगम वालों ने टेंडर के पूरे पैसे लेकर 5% बजट ही लगाया हो और बाकी का 95% अपना घर बनाने के लिए बचा लिया हो। खैर फिलहाल सिमोन और डेशमस को रास्ते में एक पुरानी बस दिखाई देती है, जिसने आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था और जैसा कि लगातार चलने की वजह से सिमोन और डेशमस पूरी तरह से थक चुके थे, इसीलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए वो दोनों चुपचाप उस बस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखाई देने लगती है, जिन्हें देखने के बाद तो सिमोन और डेशमस की जान हलक में आ गई थी। और किस्मत से वो लोग कोई और नहीं बल्कि बेटी, जॉन और लिया होते हैं, जो जल्दी ही सिमोन तक पहुँच जाते हैं और सिमोन भी उन्हें देखकर
बहुत ज्यादा खुश होती है। हालांकि अभी सिमोन उन्हें समझा रही थी कि वो लोग बंकर में वापस जाकर अपनी बची हुई जिंदगी को चैन से जिए, लेकिन उन तीनों ने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में सिमोन का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसी वजह से वो लोग पास की एक जगह पर जाकर खाना खाने में लग जाते हैं। पर तभी अचानक उस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे हंटर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से जल्दी ही सिमोन और उसके साथियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस भगदड़ के बीच में सिमोन अपनी टीम से पूरी तरह से बिछड़ गई थी, जिस दौरान भागते भागते वो रोड पर लगी एक लोहे की जाली के पास आकर रुक गई थी और उस जाली के ऊपर बहुत सारे मिसिंग लोगों के पुराने पोस्टर लगे हुए थे, जिन्हें देखकर सिमोन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि अभी सिमोन वहां पर से जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर जाली के दूसरी तरफ मौजूद एक ऐसी चीज के ऊपर पड़ती है जिसने सिमोन का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया था। वहां पर एक मासूम छोटा बच्चा अकेला खड़ा था और अभी मौसम बिगड़ने की वजह से जल्दी ही बारिश भी होने वाली थी। इसी वजह से सिमोन बिना सोचे समझे उस बच्चे को लेकर पास की एक दूसरी टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाकर वो देखती है कि वो बच्चा अपनी भूख को मिटाने के लिए पेन किलर्स खा रहा था, जो देखने के बाद तो सिमोन का कलेजा फट जाता है। तो वो तुरंत ही अपने बैग से थोड़ा सा खाना निकाल कर उस बच्चे को देखती है। जिस वक्त पर ही उस बच्चे का पिता भी वहाँ पर दौड़ता हुआ पहुंच गया था, जहां पर अपने बेटे के हाथ में खाना देखकर वो बाप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो सिमोन का शुक्रिया अदा कैसे करे। इसी वजह से वो सिमोन के पास बैठकर बस उसे वार्निंग देता है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाए, क्योंकि ये पूरा टाउन शिकारी दरिंदों से भरा पड़ा था और वो आदमी खुद भी अपने बच्चे के साथ इस जगह पर चुप कर रह रहा था, क्योंकि पास में ही एक डॉक्टर थी और उसके बच्चे को एक जानलेवा बीमारी होने की वजह से उस डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा था। तब ये बातें सुनने के बाद सिमोन तरस खाकर उन्हें थोड़ा सा और खाना देती है, ताकि उस बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए कम से कम पेन किलर ना खानी पड़े। और फिर बारिश के रुकते ही वो बाप भी अपने बच्चे की उंगली को पकड़कर बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है। लेकिन उन दोनों के बाहर निकलते ही एक ऐसी चीज होती है जिसने पीछे आ रही सिमोन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। बाहर काफी सारे लोग खड़े थे जो उस बच्चे के हाथ में खाने को देखते जंगली जानवरों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और सिमोन की आंखों के सामने ही उस बच्चे और उसके बाप को दरिंदों की तरह नोचकर खत्म कर देते हैं। ये मंजर देखकर तो सिमोन डर के मारे थर थर कांपने लग गई थी, जिसके बाद वो जैसे तैसे वहाँ पर से निकलकर अपने साथियों के पास वापस से पहुँचती है। और अभी सिमोन को देखकर वो लोग चैन की सांस लेने ही वाले थे कि तभी अचानक अंधेरे से एक अजीब आदमी ने निकलकर उनके ऊपर हमला कर दिया था। वो आदमी उनका खाना छीनने के लिए डेशमस को पीछे से जकड़कर उसकी गर्दन के ऊपर चक्कू रख देता है, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा चक्कू चला पाता, पीछे से अचानक मार्टिन और पैट्रिक पहुंचकर उस बंदे के सर पर बंदूक तान देते हैं। जिस दौरान मार्टिन और पैट्रिक को देखकर सिमोन और उसके सभी साथी बहुत ज्यादा खुश होने के साथ साथ काफी ज्यादा शौक भी थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मार्टिन इतना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे आ जाएगा। असल में बीटी लिया और जॉन के निकलने के बाद मार्टिन को उस जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उसे पल पल अपने साथियों की फिक्र खाई जा रही थी। अभी मार्टिन इस बारे में सबको बता ही रहा था कि तभी वो आदमी रेशमस के पेट में अचानक चक्कू मारकर वहाँ पर से भाग जाता है, जिस दौरान सभी लोग तुरंत ही रेशमस को संभालने में लग गए थे। उसका खून तेजी से बह रहा था और रेशमस की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे पास के किसी दूसरे बंकर में ले जाया जाए। इसके लिए सभी लोग रेशमस को एक पुराने शॉपिंग कार्ट में लेटाकर पागलों की तरह उस बंकर की तरफ दौड़ने लगते हैं। जिस दौरान वो जल्दी ही बंकर तक पहुंच तो गए थे, लेकिन वहां पर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बंकर का दरवाजा पहले से टूटा हुआ था और अंदर का सारा राशन, दवाइयाँ और काम की सारी चीजें पूरी तरह से गायब थी। इसी वजह से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिस दौरान सबसे पहले रेशमस का खून रोकने के लिए मार्टिन एक डक टेप को उसके जख्म पर लगाता है और तभी सिमोन को याद आता है कि उस बच्चे के साथ मौजूद उसके पिता ने किसी डॉक्टर के बारे में बताया था जो इस शहर के आगे मौजूद ब्रिज के दूसरी तरफ रहती थी। इस बारे में सिमोन सबको बताकर रेशमस को उस जगह पर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उस ब्रिज पर कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि उस ब्रिज पर लोगों को पकड़ने वाले ढेरों हंटर्स रहा करते थे। पर जैसा कि रेशमस की जान तो बचानी ही थी, इसी वजह से वो सब एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक सिमोन खुद को चारा बनाकर उस ब्रिज पर अकेली जाती है, जिससे कुछ ही देर में हंटर्स के थर्मल ड्रोन्स ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। तब ड्रोन्स की नजर में आने के बाद सिमोन भागकर पास की एक पुरानी बिल्डिंग में चली गई थी, जहाँ पर जल्दी ही 3 हंटर्स उसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। मगर अभी हंटर्स को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग सिमोन के जाल में फंसकर सीधा अपनी मौत के नजदीक आ गए हैं। असल में उसी जगह पर मार्टिन और पैट्रिक पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, जो उन हंटर्स के वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें सीधा गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब वैसे ये हंटर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करा करते थे और इनका काम सर्वाइवर्स को पकड़कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना था। इसी वजह से मार्टिन उनसे जानने की भी कोशिश करता है कि उनका बेस और उनके द्वारा पकड़े गए लोग कहां पर हैं, मगर वो हंटर्स इतना ज्यादा डीठ थे कि वो मार्टिन को कुछ भी नहीं बताते। इससे गुस्से में मार्टिन उन्हें खत्म ही करने वाला था, जो देखकर सिमोन उससे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों को मारने से कोई भी हल नहीं निकलने वाला था। जिस बात को लेकर ही मार्टिन और सिमोन के बीच में बहसबाजी हो गई थी कि तभी अचानक जॉन की नजर उन हंटर्स में से एक आदमी के हाथ पर बने टैटू के ऊपर पड़ती है, जिस टैटू को देखकर तो जॉन का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। अभी बस वो गुस्से और डर में मार्टिन से उन हंटर्स को जान से मारने के लिए कहकर खुद बाहर चला जाता है, जो देखकर मार्टिन और उसके साथी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। मगर मार्टिन ने तो फैसला कर लिया था कि वो इन हंटर्स को खत्म
करके रहेगा। इसीलिए वो सिमोन समेत सबको बाहर भेज देता है, जिसके अगले ही पल सिमोन और बाकी सबको 3 गोलियां चलने की आवाज आती है और इससे सब समझ गए थे कि मार्टिन ने उन तीनों हंटर्स को खत्म कर दिया है। इसके बाद मार्टिन भी बाहर आकर सबको हंटर की गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, जिसका इस्तेमाल करके वो डॉक्टर तक जल्दी पहुंच सकते थे। जिसके बाद बाकी सब भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मगर रास्ते में सिमोन मार्टिन के उन हंटर्स को मारने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी। हालांकि मार्टिन के ऊपर तो उसके गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। और इसके अलावा रही बात जॉन की, तो उस टैटू वाले हंटर को देखने के बाद से सबसे बुरा हाल तो जॉन का ही था। दरअसल कुछ साल पहले जॉन बारिश में सर्वाइव करने के बाद बस इधर उधर भूख से भटक रहा था, जिससे जल्दी ही उसकी मौत भी होने वाली थी। मगर उसके मरने के ठीक कुछ समय पहले ही एक लड़की ने उसकी मदद करी और बाद में वो जॉन को अपने साथ अपने घर में लेकर चली गई, जहाँ पर भरपेट खाना खाने के बाद जॉन बाद में उन्हीं लोगों के साथ रहने लग गया। लेकिन अचानक एक दिन उन्हीं हंटर्स ने उस परिवार के घर पर हमला कर दिया, जिस दौरान जॉन उस परिवार की लड़की को लेकर पास के एक शेड में छुप गया था और उसी टैटू वाले हंटर ने परिवार के बाकी जनों को खाना लूटने के चक्कर में खत्म कर दिया था। तब अपने परिवार को मरता हुआ देखकर वो लड़की चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही जॉन तुरंत ही उसको शांत करने के लिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब हंटर्स वहाँ पर से चले जाते हैं तो जॉन अपने हाथ को हटाता है और उस समय अपने हाथ को हटाने पर जॉन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब तक दम घुटने की वजह से उस लड़की की मौत हो चुकी थी और उसी वजह से जॉन भी काफी ज्यादा गिल्ट में चला गया था, जिसके बाद ही उसने खुद को खत्म करने का भी फैसला करा था। मगर तभी उसे लिया और बीटी मिल गए थे। उन्हीं लोगों ने जैसे तैसे जॉन को संभाला था और बाद में वो लोग साथ में रहने लग गए थे। खैर प्रेजेंट टाइम में जॉन को हंटर के मरने के बारे में पता चलने पर काफी ज्यादा राहत मिलती है, जिसके थोड़ी ही देर में वो सभी लोग डॉक्टर के घर के बाहर भी पहुंच जाते हैं। पर उस दौरान वो डॉक्टर इतने सारे लोगों को देखकर सबसे पहले तो बंदूक लेके बाहर आती है, जिस पर सिमोन जल्दी से आगे आके जैसे तैसे डॉक्टर को शांत करवाती है और उससे डेशमस के हालात के बारे में बताते हुए उससे मदद मांगती है। तब डेशमस की हालत को देखकर डॉक्टर भी उनकी मदद करने के लिए मान गई थी, जिसके बाद वो तुरंत ही सभी लोगों को अपने घर में लाकर डेशमस का इलाज करना शुरू कर देती है। जिस दौरान बाकी सब तो नीचे वाले कमरे में बैठकर मजे कर रहे थे, जबकि सिमोन रेशमस के साथ उसी डॉक्टर के पास मौजूद थी। तब रेशमस का इलाज करते हुए वो डॉक्टर बताती है कि मौत की बारिश होने से पहले उसकी भी एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी, जो फैमिली ही उसकी पूरी दुनिया थी और उस जहरीली बारिश ने उसकी दुनिया को उससे पूरी तरह से छीन लिया, जिसके बाद से ही वो अकेली रहकर बचे हुए हर एक जरूरतमंद इंसान का इलाज करती आ रही है। ये सुनकर सिमोन भी इमोशनल होते हुए उसे अपने पिता फेड्रिक के बारे में बताती है, जिस दौरान फेड्रिक का नाम सुनते ही एक बार को तो उस डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था, जो देखकर पहले तो सिमोन को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी डॉक्टर ऐसा दिखाती है जैसे कि रेशमस का इलाज करना घर में पॉसिबल नहीं है। तब सिमोन को ये भी समझ नहीं आता कि अब रेशमस की जान को कैसे बचाया जाएगा। पर तभी डॉक्टर उसे अपने साथ अपने घर के पीछे मौजूद एक बंकर में ले जाती है, जिस बंकर को भी अपोलो कंपनी ने ही डिजाइन करा था और पहले वो डॉक्टर खुद भी अपोलो कंपनी के साथ ही काम करा करती थी। ये बात सुनकर सिमोन डॉक्टर के साथ मिलकर रेशमस को उस बंकर में ले जाती है, जहाँ पर रेशमस को एक बेड पर लिटाने के बाद सिमोन डॉक्टर से जानने की कोशिश करने लग गई थी कि क्या वो उसके पिता फेड्रिक के बारे में जानती है। इस पर डॉक्टर झूठ बोलती है कि मुझे फेड्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो सुनकर सिमोन के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि फेड्रिक असल में अपोलो कंपनी का सबसे पुराना साइंटिस्ट था, जिसकी वजह से सभी लोग उसको जानते थे। और उसी वजह से डॉक्टर के झूठ को सुनकर सिमोन समझ गई थी कि डॉक्टर उसकी और रेशमस के साथ कुछ गलत करने वाली है। मगर इससे पहले कि सिमोन कुछ कर पाती, डॉक्टर उसको बांधकर रेशमस को लगाने के लिए एक इंजेक्शन भरती है और सिमोन को बताती है कि वो असल में खुद ही फेड्रिक की असिस्टेंट हुआ करती थी। मगर फेड्रिक के किसी फालतू एक्सपेरिमेंट की वजह से एक दिन ये बारिश बन गई और उसी बारिश में उसने अपने परिवार को खो दिया, जिसकी वजह से ही अब वो किसी भी हालत में सिमोन और रेशमस को खत्म करके अपने परिवार का बदला लेना चाहती है। अब डॉक्टर वो जहरीली सिरेंज रेशमस को लगाने ही वाली थी, मगर उससे पहले ही मार्टिन और पैट्रिक वहाँ पर पहुंचकर डॉक्टर को शूट कर देते हैं और सिमोन और रेशमस को फ्री करवाकर तुरंत ही वहाँ पर से निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस जगह पर हंटर्स पहुंच चुके थे। तब भागते समय मार्टिन की टीम के साथ जॉन मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में पूछने पर मार्टिन सिमोन को बताता है कि असल में जब सिमोन और रेशमस डॉक्टर के साथ बंकर में आए थे, तभी काफी सारे हंटर्स उन्हें ट्रैक करते हुए डॉक्टर के घर के पास पहुंच गए, क्योंकि असल में सिमोन की बातों की वजह से मार्टिन ने उन 3 हंटर्स की जान को बख्श दिया था और उन्होंने अपने बाकी सारे साथियों को मार्टिन और उसके साथियों के बारे में बता दिया। उसी समय पर टैटू वाले हंटर को वापस से अपने सामने देखकर जॉन इस पर खुद को नहीं रोक पाया था, जिसके बाद उसने सबकी जान बचाने और अपने बदले को पूरा करने के लिए एक बंदूक उठाई और उन हंटर्स के बिल्कुल नजदीक जाकर हेडशॉट मार के उस टैटू वाले हंटर को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ही बाकी सारे हंटर्स ने जॉन को पकड़ लिया था। उस समय पर हंटर की तादाद ज्यादा होने की वजह से मार्टिन और उसके साथी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने जॉन को हंटर्स के पास ही छोड़कर वहाँ पर से निकलने का फैसला करा और वो सीधा सिमोन और रेशमस को बचाने के लिए बंकर में आ गए। प्रेजेंट में किसी सेफ लोकेशन की तरफ जाते हुए सिमोन को ये जानकर जॉन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों का दोषी खुद को भी मान रही थी, क्योंकि अगर वो मार्टिन को हंटर्स को मारने से नहीं रोकती तो मार्टिन उन हंटर्स को मार देता और अगर वो ऐसा कर देता तो जॉन अभी उनके साथ होता।
पर इस पागल लड़की को कौन समझाए कि अगर हंटर डॉक्टर के घर के ऊपर अटैक करते ही नहीं तो अब तक सिमोन और डेशमस तो लोटे में हरिद्वार पहुंच चुके होते। खैर अभी जैसा कि डेशमस की हालत काफी ज्यादा सही हो गई थी तो सब सोचने लगते हैं कि रात में वो अपनी जान बचाने के लिए कहां पर जाएंगे, और इसी बारे में वो सोचते हुए अंधेरा होने पर एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वो शांति से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक पेड़ों के बीच से हार्डी नाम का एक बंदा निकलकर डेशमस को वैसे ही सिरिंज लगाने की कोशिश करता है जैसी सिरिंज वो डॉक्टर डेशमस को लगाना चाहती थी। असल में हार्डी के परिवार की मौत भी फेड्रिक के बनाए हुए उसी वायरस की वजह से हुई थी और अब तक हार्डी को भी डेशमस के फेड्रिक का बेटा होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भी उसे मारना चाहता था। मगर जैसा कि मार्टिन और बाकी सबके कारण उसके लिए डेशमस को मारकर अपने परिवार को बदला लेना पॉसिबल नहीं होता, तो दुखी होकर हार्डी एक ऐसा कदम उठाता है जिसने सबको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। हार्डी सीधा उस अजीब सिरिंज को अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर लेता है जिस सिरिंज के अंदर असल में वही डेन वायरस मौजूद था। उसी वजह से हार्डी के शरीर की नसें जल्दी ही काली पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़पने लग गया था। मगर इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड होकर किसी और पर अटैक करता, मार्टिन बिना देर करे उसकी खोपड़ी में गोली उतारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर रात गुजारने के लिए पास में ही मौजूद हार्डी के पुराने शेड में सो जाते हैं, जिसकी अगली सुबह मार्टिन सिमोन से बात करते हुए बताता है कि अपोलो के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए अब उन्हें शहर के बाहर की तरफ क्वारंटाइन वॉल के पास जाना पड़ेगा, जो एक बड़ी सी दीवार थी। और वो दीवार पहले तो शहर के बॉर्डर पर कभी थी ही नहीं, लेकिन असल में पूरी दुनिया में अभी भी कई ऐसे देश थे जो बारिश से बचकर बिल्कुल नॉर्मली रह रहे थे, पर ताकि ये वायरस इस देश से निकलकर बाकी जगहों को इन्फेक्टेड ना कर दे, इसीलिए यूएन ने इस पूरे के पूरे देश को ही क्वारंटाइन कर दिया था। खैर अभी मैप को देखकर उन्हें समझ आता है कि क्वारंटाइन वॉल तक पहुंचने में अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त और लगेगा, जिस दौरान सफर लंबा होने की वजह से उन्हें खाने की जरूरत थी। और किस्मत से पास में ही थोड़ी ही दूर अपोलो कंपनी का एक और बंकर मौजूद था, इसीलिए सिमोन आज वहां पर जाकर खाना लाने का प्लान बनाती है। जिस दौरान डेशमस तो बीमार होने का बहाना बनाकर बीटी के साथ उसी शेड में रुक जाता है, जिस पर सिमोन, पैट्रिक, लिया और मार्टिन मानकर खुद उस बंकर के पास जाने लग गए थे और डेशमस बीटी के साथ मस्त उस शेड के अंदर रुका हुआ था। असल में बीटी डेशमस को काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसी वजह से उसने अपने दिल की बात बीटी को बताने के लिए जानबूझकर ऐसा करा होता है, जिस बात से अनजान बाकी सब बंकर की तरफ जल्दी ही निकल जाते हैं। जब वो लोग बंकर की तरफ जा रहे थे तो मार्टिन का पूरा ध्यान सिर्फ सिमोन के ऊपर था, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सिमोन को पसंद करने लग गया होता है और यही चीज देखकर पैट्रिक का खून खौल रहा था। दरअसल दुनिया में एक खौफनाक बारिश होने के पहले पैट्रिक अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा नकारा हुआ करता था कि उसकी गर्लफ्रेंड तक ने उसे छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसे एक गाड़ी गिफ्ट करके साफ कहा था कि भूतनी के जहाँ जाना है वहाँ पर चला जा, पर दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाइयो। इससे ही पैट्रिक पूरी तरह से टूटकर अपनी गाड़ी में दुनिया देखने के लिए निकल पड़ा था। जिस दौरान एक समय पर जब वो गांजा फूंक कर गाड़ी में सो रहा होता है तभी वो बारिश हो जाती है, जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ही अकेले भटकते हुए एक दिन उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई थी, जिसके बाद से ही वो पिछले 6 सालों से एक दूसरे के साथ पक्के दोस्तों की तरह रह रहे थे और पूरी जिंदगी में पैट्रिक का मार्टिन ही एक ऐसा दोस्त बना था जो उसकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लिया करता था। पर अब जैसा कि प्रेजेंट टाइम में मार्टिन का ध्यान पैट्रिक से ज्यादा सिमोन के ऊपर था, तो उसी वजह से पैट्रिक को सिमोन से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अब इसी बारे में सोचते हुए पैट्रिक बाकी सबके साथ जल्दी ही बंकर तक पहुंच जाता है, लेकिन उस बंकर के अंदर कदम रखते ही सबके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, क्योंकि वो बंकर काफी ज्यादा साफ था, लाइट्स ऑन थी और आसपास जरूरत की और भी चीजें रखी हुई थी। इससे साफ समझ में आ रहा था कि कोई न कोई यहाँ पर रहता है जो शायद कुछ समय के लिए बंकर से बाहर गया हुआ है। इसी वजह से सब जल्दी राशन और जरूरत का सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जिस दौरान ही एक ड्रॉर को खोलने पर मार्टिन को उसमें ढेरों कीचेन्स और चश्मे मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से दंग रह गया था और उसे समझ में आ चुका था कि ये बंकर असल में हंटर्स के लिए है और यहाँ रखा सामान उन मासूम लोगों की निशानियां हैं जिन्हें जबरदस्ती हंटर्स ने पकड़ा होगा। और जैसे कि वो लोग अपोलो कंपनी के बंकर में रह रहे थे, तो यहाँ पर ये चीज भी क्लियर हो चुकी थी कि वो हंटर्स असल में अपोलो कंपनी के लिए ही काम करते हैं। अब इसी बीच पैट्रिक के हाथ में एक ऐसा टैबलेट रखता है जिसमें मौजूद डेटा को देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस टैबलेट में ढेरों मासूम सर्वाइवर्स की वीडियोस थी, जिन्हें कैद करके डॉक्टर उन्हें बिना बेहोश करे उनके ऊपर दर्दनाक टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे ताकि इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सके। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उन डॉक्टर्स को वीडियो कॉल पर जो सीनियर साइंटिस्ट गाइड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सिमोन का पिता पैट्रिक ही था, जिस बारे में सिमोन को पता चलने पर तो सिमोन का दिमाग भी चकरा जाता है। तो पैट्रिक भी गुस्से में पैट्रिक को गालियां देते हुए सिमोन पर भी चिल्लाने लग गया था। जिस दौरान मार्टिन जैसे तैसे पैट्रिक को शांत करवाता है और जल्दी सबको वहां पर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन अभी वो बंकर से बाहर निकल पाते कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर मार्टिन और उसके साथी उल्टे पैर बंकर के अंदर आ गए थे और क्योंकि बारिश की वजह से खुद हंटर्स भी वहाँ पर नहीं आ सकते थे, तो बारिश के बंद होने के कुछ समय बाद तक मार्टिन और उसके साथी पूरी तरह से सेफ थे। खैर अभी बाकी सब तो अंदर चले जाते हैं, मगर सिमोन जो पैट्रिक के अंदर के हैवान को देखकर पूरी तरह से टूट
चुकी थी वो बंकर के गेट पर बारिश से थोड़ा दूर काफी ज्यादा दुखी बैठी होती है। तभी पैट्रिक बोतल वाला प्रसाद पीकर नशे में सिमोन के पास आता है और सिमोन को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि उसकी वजह से मार्टिन को अब किसी और की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तब सिमोन को समझ पाती उससे पहले ही पैट्रिक खुद को खत्म करने के इरादे से बारिश के पानी की तरफ बढ़ने लग गया था, जो देखकर सही समय पर सिमोन उसे जैसे तैसे बचाती है। मगर उसी समय पर नफरत और जलन में अंधा पैट्रिक एक ऐसी हरकत करता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। वो सिमोन को बातों में लगाकर पूरी ताकत से बारिश के जहरीले पानी में फेंक देता है। जिस दौरान सिमोन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर मार्टिन और लिया भी जल्दी से गेट पर आ गए थे और अभी जैसे ही मार्टिन की नजर बारिश में भीगती हुई सिमोन के ऊपर पड़ती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर पैट्रिक उसे उकसाते हुए कहने लगता है कि वो तुरंत सिमोन को गोली मारकर खत्म कर दे, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सिमोन को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। तब यहाँ पर हो रही सारी चीजों को देखकर लिया बिना सोचे समझे सिमोन से जाकर लिपट जाती है, जिससे वो भी पानी में भीग गई थी। और ये देखकर पैट्रिक तो और ज्यादा खुश होते हुए मार्टिन से उन दोनों को शूट करके खत्म करने को कहने लग गया था। तब लिया भी सिमोन के साथ मरने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है क्योंकि सिमोन का बिहेवियर सच में सबके साथ काफी ज्यादा अच्छा था और लिया असल में नहीं चाहती थी कि मार्टिन किसी भी हालत में सिमोन को शूट कर दे। किस्मत से बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मार्टिन ऐसा नहीं कर पाता और तभी लिया भी सिमोन को सहारा देके तेजी से बंकर के आइसोलेशन क्लास रूम में लेकर चली जाती है, जहां पर जाकर उसने गेट को अंदर से बंद कर लिया था। उस कमरे के अंदर सिमोन और लिया मौत के खौफ में बहुत ज्यादा परेशान बैठे थे और बाहर मार्टिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिमोन की जान को कैसे बचाए। अब इस समय पर सिमोन को डेशमस की भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, मगर इन सारी बातों से अनजान जंगल के पुराने शेड में डेशमस तो बीटी के साथ मजे करने में लगा हुआ था। वो बीटी को अपनी मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। जिस दौरान जब वो दोनों एक दूसरे को कर रहे होते हैं कि तभी अचानक टूटी हुई छत में से बारिश की एक बूंद बीटी के चेहरे के ऊपर गिर जाती है। इससे उन दोनों का दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो गया था क्योंकि बीटी को लग रहा था कि अब वो मारी जाएगी, मगर उसके बावजूद भी डेशमस उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसको जैसे तैसे संभालते हुए समझाता है कि वो उसके साथ मरने के लिए तैयार है, जो सुनने के बाद बीटी इमोशनल होकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए चली गई थी और इसी तरह उन दोनों को साथ में कई घंटे बीत जाते हैं, मगर बीटी या फिर डेशमस दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब कि अब शायद बारिश के पानी से भी खतरा नहीं था, जिससे वो दोनों और ज्यादा खुश होकर सो गए थे। मगर सुबह उठने पर जब डेशमस बगल में पड़ी हुई बीटी को देखता है तो उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। बीटी के पास ही एक आवारा कुत्ता मौजूद था, जिसे डेशमस तुरंत ही भगाकर बीटी को जगाने की कोशिश करता है, मगर बीटी के शरीर को छूते ही डेशमस की रूह कांप उठती है क्योंकि बीटी का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। ये समझ आते ही डेशमस चीखते हुए उसके शरीर से लिपटकर पागलों की तरह रोने लगता है और वहीं दूसरी तरफ बंकर के आइसोलेशन रूम में सिमोन और लिया को भी एहसास होता है कि घंटों बीत जाने के बाद भी बारिश के पानी से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। अभी जब मार्टिन देखता है कि वो दोनों सही हैं तो वो खुद भागता हुआ बारिश में चला जाता है, जिस दौरान पानी से उसे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब साफ था कि बारिश का पानी अब पूरी तरह से सेफ हो चुका है। तभी सिमोन बाहर आकर मार्टिन को बता देती है कि उसे पैट्रिक ने जानबूझकर पानी में धक्का दिया था, जिस बारे में पता चलते ही मार्टिन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि पहले तो वो पैट्रिक को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और बाद में उसे टीम से बाहर निकाल देता है। अब इस समय पर सिमोन पैट्रिक को इतनी बड़ी सजा देने से मना कर रही थी, मगर मार्टिन उसकी एक भी नहीं सुनता और अभी पैट्रिक भी गुस्से में अपना झोला झंडा लेकर सीधा उसी शेड की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर जो नजारा उसके सामने आता है उस नजारे ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी, क्योंकि असल में डेशमस बीटी को खोकर इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो बीटी की लाश गोदी में उठाए बंकर की तरफ जा रहा होता है ताकि वहां पर सिमोन पता लगा सके कि बारिश के सेफ होने के बाद भी बीटी की जान कैसे गई। इस दौरान डेशमस का ये रूप देखकर पैट्रिक की इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि वो गिरते पड़ते जैसे तैसे वहां पर से भागी जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद जब बंकर में सिमोन, मार्टिन और लिया राशन अपने बैग में पैक कर रहे थे तभी उन्हें बाहर से रोते बिलखते हुए डेशमस की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने पर वो डेशमस के हाथों में मरी हुई बेटी की लाशों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। जिस दौरान सिमोन सबसे पहले तो डेशमस को सेव करने के लिए उसे बेटी की लाश के साथ बंकर के आइसोलेशन रूम में डालती है और खुद एक हैजमेट सूट पहनकर डेशमस को समझाने लगती है कि अगर वो बेटी की बॉडी से दूर नहीं होगा तो हो सकता है बेटी की बॉडी के अंदर मौजूद इन्फेक्शन उसके अंदर भी फैल जाए। मगर अब तक डेशमस बीटी को खोकर इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो सिमोन की बात को नहीं सुनता और तभी अचानक उसे सुबह बीटी के पास मौजूद उस कुत्ते के बारे में याद आता है जो शायद इन्फेक्टेड था और उसी कुत्ते की वजह से बीटी की भी मौत हुई थी। तब बीटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानकर डेशमस फैसला कर लेता है कि अब वो भी जिंदा नहीं रहेगा। इसी वजह से जब किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं होता तो वो बंकर से एक वॉकी टॉकी को चुरा कर बंकर के बाहर निकल आता है। तभी डेशमस को वॉकी टॉकी से एक ऐसी आवाज आती है जिसने सारी चीजें पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। दूसरी तरफ से अपोलो कंपनी का लीड हंटर बात कर रहा था जो डेशमस को बताता है कि उन्होंने पैट्रिक को पकड़ लिया है और उन्हें पता है कि डेशमस और बाकी सब बंकर में हैं। ये बात सुनकर डेशमस हंटर से झूठ बोलता है कि बाकी सब वायरस की वजह से मर गए हैं और वो अपनी टीम का अकेला इंसान बचा है और अभी वो अपने साथियों की मौत की वजह से इतना ज्यादा टूट चुका है कि वो जिंदा नहीं रहना चाहता। जो सब बोलने के बाद डेशमस ने जानबूझकर उसे अपनी लोकेशन के बारे में भी बता दिया था।
रेशमस खुद को हंटर्स से पकड़वाकर बाकी सबकी जान बचाना चाहता था। जिस दौरान वैसे तो रेशमस के हाल को जानने के बाद हंटर्स के लीडर को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि असल में उन लोगों को खुद भी ये काम करना पसंद नहीं था और लोगों को पकड़ने का काम वो बस मजबूरी में कर रहे थे। दरअसल जब उन्होंने अपोलो कंपनी को ज्वाइन करा था तब उन्हें एक खास ड्रिंक पिलाई गई थी जिसके अंदर एक माइक्रो एक्सप्लोजिव कैप्सूल था, और अगर उसी वजह से वो लोग कंपनी को धोखा देने या फिर भागने की कोशिश करते थे तो कंपनी वाले उनके शरीर के अंदर मौजूद उस चिप को ब्लास्ट करके उन्हें कहीं से भी जान से मार सकते थे। उस चिप के अंदर भी रेन वायरस ही था जिससे सब इतना ज्यादा डरा करते थे कि मजबूरी में ही सही मगर वो कंपनी के लिए लोगों को पकड़ने का काम कर रहे थे। खैर अभी जब हंटर्स रेशमस के बारे में पैट्रिक को बताते हैं तो पैट्रिक के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से बीटी को छूने की वजह से अब तक रेशमस को मर जाना चाहिए था, पर शायद अब तक उस पर इन्फेक्शन का असर हुआ ही नहीं। पर क्यों? पैट्रिक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और जब वो इस बारे में लीड हंटर से बात करता है तब पैट्रिक की बातों से लीड हंटर को लगता है कि हो सकता है कि रेशमस इस डेडली वायरस से पूरी तरह से इम्यून हो, और अगर ऐसा सच में था तो लीड हंटर किसी भी हालत में रेशमस को पकड़ लेना चाहता था। असल में उसके पास अपोलो की गुलामी से बचने का यही तरीका था, क्योंकि अगर रेशमस की वजह से एंटीडोट बन पाता तो दुनिया सही हो जाती और कंपनी वाले हंटर्स को भी हमेशा के लिए आजाद कर देते। इसीलिए जल्दी ही लीड हंटर रेशमस की बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है, और वहीं दूसरी तरफ बंकर के पास बीटी को दफनाने के बाद सिमोन और बाकी सबको एहसास होता है कि रेशमस बंकर से गायब है। ये पता चलते ही वो उसे ड्रोन्स की मदद से ढूंढने की कोशिश करने लग गए थे, जिस दौरान उन्हें 4 हथियारबंद लोग एक लड़के को घेरते हुए नजर आते हैं, और तब वो समझ जाते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रेशमस ही होगा। इसीलिए अब वो तुरंत ही रेशमस को रेस्क्यू करने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं, जिसके लिए मार्टिन ने अगले ही दिन हंटर्स के एक साथी को खुद ही पकड़ लिया था, और उसी के वॉकी टॉकी की मदद से वो सीधा लीड हंटर से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपने साथी की जान बचानी है तो तुम्हें रेशमस को वापस करना पड़ेगा। अब बेशक से रेशमस की मदद से सभी हंटर्स आजाद हो सकते थे, लेकिन लीड हंटर का दिल सच में काफी ज्यादा साफ था और वो बस अपनी आजादी के बदले में अपने किसी भी मेंबर की जान बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए वो मार्टिन की बात को मानकर चुपचाप उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर सिमोन ने लीड हंटर के सामने उसके साथी के ऊपर रेन वायरस वाली सिरिंज तान रखी थी ताकि लीड हंटर कोई भी चालाकी न कर सके। अभी लीड हंटर भी बिना किसी चालाकी के रेशमस को आगे भेज देता है, मगर अब तक रेशमस को लीड हंटर की बातों से एहसास हो चुका था कि कहीं न कहीं वो दुनिया को बचा सकता है। यही सोचकर वो अचानक से एक ऐसा पागलपन करता है जिसे देखकर तो सभी लोगों के पसीने छूटने लग गए थे। रेशमस ने सिमोन के हाथ से वो जहरीली सिरिंज छीनकर सीधा अपने शरीर में लगा ली थी, जिसे देखकर सिमोन की चीख निकल जाती है और पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। रेन वायरस के शरीर में जाते ही रेशमस जमीन पर गिर गया था, जिस दौरान सबको लग रहा था कि उसकी दर्दनाक मौत होने वाली है, मगर अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। रेशमस बिना किसी दर्द के नॉर्मली खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सबको समझ में आ चुका था कि रेशमस सच में इस वायरस से इम्यून है, और तभी सिमोन को ये बात भी समझ आती है कि ये सब असल में फेड्रिक की वजह से हुआ था। दरअसल रेशमस के बचपन में बीमार होने पर फेड्रिक ने उसे जो दवाई लगाई थी शायद उसमें ही इस वायरस के भी एंटीबॉडीज थे, और अभी ये बात जानने के बाद लीड हंटर सिमोन से अकेले में बात करते हुए उसे अपनी मजबूरी और उस चिप के बारे में बताता है, जिससे आजाद होने के लिए उसे रेशमस को अपोलो के हेडक्वार्टर ले जाने की जरूरत थी ताकि उसके ब्लड सैंपल से एंटीडोट बनाया जा सके। तब लीड हंटर की मजबूरी को समझते हुए और दुनिया को बचाने के लिए सिमोन रेशमस को अपोलो के हेडक्वार्टर ले जाने के लिए मान जाती है, और जैसा कि वो खुद भी वहाँ पर जाकर फेड्रिक के बारे में पता करना चाहती थी तो यही सिमोन के लिए सबसे बेस्ट मौका था। इसी वजह से वो जल्दी ही अपने सारे साथियों से इस बारे में बात करती है, और बाद में वो पैट्रिक को अपनी टीम में फिर से शामिल करके हंटर्स के साथ अपोलो के हेडक्वार्टर में जाने के लिए मान जाते हैं। तब उन लोगों के निकलने से पहले लीड हंटर का एक साथी इमोशनल होकर रेशमस के माथे को चूमता है, मगर अभी उसे ये बात नहीं पता थी कि उसकी ये हरकत उसकी जीवन की आखिरी गलती बनने वाली है। सभी लोगों के गाड़ियों में वहाँ पर से निकलते ही अचानक वो हंटर इन्फेक्टेड होकर जमीन पे गिर गया था, क्योंकि अभी की सच्चाई असल में इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि उसको सुनकर किसी की भी फट के 4 से 64 हो जाए। दरअसल बचपन की उस बीमारी की वजह से रेशमस इस वायरस से तो इम्यून हो गया था, पर वो वायरस उसकी बॉडी और उसकी नसों तक में फैल चुका था, जिसकी वजह से अब जो कोई भी उसके बॉडी कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत ही इन्फेक्टेड होकर मारा जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो शायद बीटी की मौत भी उस कुत्ते की वजह से नहीं बल्कि इस कुत्ते रेशमस की वजह से हुई थी। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इतनी प्यारी लड़की मार दी। क्या इस भयानक सच से सभी लोग पूरी तरह से अनजान थे, जिसके थोड़ी ही देर बाद हंटर की गाड़ी अपोलो कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर लीड हंटर बस सिमोन और रेशमस को ही मेन बिल्डिंग के अंदर जाने देता है, जबकि उनके बाकी साथियों को पास के एक लग्जरी बंकर में भेज दिया गया था। तब बंकर के अंदर जाते ही सबको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि अंदर उनका साथी जॉन भी मौजूद था, जिसे हंटर्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने साथ उठा कर ले गए थे। और अभी जॉन बताता है कि असल में उसके कमजोर होने की वजह से उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं करा जा सकता था, इसीलिए वो लोग उसे मस्त खाना पीना खिला रहे थे ताकि पहले उसे ताकतवर करा जा सके।
ये सुनकर सब उससे गले मिलकर इमोशनल हो जाते हैं। जिस दौरान ही एक वर्कर उनके लिए लजीज खाना और स्पेशल वेलकम ड्रिंक लेकर आता है, जिस ड्रिंक को सभी लोगों ने पी लिया था, मगर अभी उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उस ड्रिंक को पीने की वजह से वो सब कितने बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के हाई सिक्योरिटी लैब में जैसे ही सिमोन और डेशमस पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, जो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों के बाप फेडरिक का था। और वो 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने बच्चों को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश था। मगर इस समय सिमोन के मन में गुस्सा और फेडरिक के लिए कई सारे सवाल थे, जिस बारे में वो फेडरिक से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक डेशमस जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। रेन वायरस के उस सिरिंज को इंजेक्ट करने की वजह से उसकी हालत थोड़ी सी डाउन होने लग गई थी, जो देखकर डॉक्टर्स उसे तुरंत ही आईसीयू रूम में ले जाते हैं और बाहर सिमोन फेडरिक से एक के बाद एक कई सवाल करने लग जाती है। अभी शुरुआत में तो फेडरिक बिना कुछ भी बोले डेशमस के पास चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद डेशमस की हालत स्टेबल होने पर जब फेडरिक बाहर आता है तो वो सबसे पहले सिमोन को गले लगाकर थैंक यू बोलता है, क्योंकि सिमोन ने वादे के मुताबिक डेशमस का ध्यान काफी अच्छे से रखा था। मगर सिमोन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जो देखने के बाद भी फेडरिक उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और बाद में सिमोन को पकड़कर बिल्डिंग के एक सुनसान कॉरिडोर में ले जाता है, जहां पर वो सिमोन को बताता है कि ये पूरी जगह सीसीटीवी से घिरी हुई है। ये सुनकर सिमोन को फेडरिक के शांत रहने का कारण समझ में आ गया था, जिसके बाद ही फेडरिक उसे धीमी आवाज में एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसने सिमोन के रोंगटे खड़े कर दिए थे। फेडरिक का कहना था कि बचपन में डेशमस को जो वायरस हुआ था वही असल में ये ट्रेन वायरस है, जिससे फेडरिक ने किसी तरह से डेशमस को बचा तो लिया था, पर उसकी बॉडी ने तब से ही इस वायरस के एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिए थे और ये एंटीबॉडीज उसके बोन मैरो में जनरेट होते थे। इसी वजह से अगर उन्हें अभी इस वायरस का एंटीडोट भी बनाना था तो भी उन्हें डेशमस के बोन मैरो को निकालना पड़ेगा, और ये प्रोसेस इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसमें डेशमस की जान भी जा सकती है। ये चीज फेडरिक को 6 साल पहले ही समझ आ गई थी। इसी वजह से फेडरिक जानबूझकर 6 साल से उन्हें लेने के लिए बंकर में नहीं आया था और इवन उसने सभी लोगों से झूठ कह दिया था कि सिमोन और डेशमस मर चुके हैं। रही बात बंकर के कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो बंकर के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उसने खुद ही काटा था ताकि सिमोन और डेशमस हमेशा के लिए बाहर की दुनिया की नजरों से सेफ रहे। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो सिमोन का दिमाग खराब हो गया था। उसे अभी ये बात भी समझ आ चुकी थी कि उसका पिता बस उन्हें बचाने के लिए मासूम लोगों पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ताकि कभी कोई डेशमस को ढूंढने की कोशिश ही न करे। पर जैसा कि सिचुएशन खराब होने की वजह से डेशमस और सिमोन खुद ही इस जगह तक चलकर पहुंच गए थे, तो अभी फेडरिक सिमोन को समझाता है कि उसे कैसे भी जल्दी से जल्दी डेशमस को यहाँ पर से लेकर निकलना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो लैब वाले डेशमस पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसकी जान ले लेंगे। इतना बोलकर फेडरिक डेशमस के कमरे में चला जाता है, जहां पर पहुंचते ही वो डेशमस का सैंपल कलेक्ट कर रही डॉक्टर को अचानक से काली खांसी करते हुए तड़प तड़प कर मरते हुए देखता है, जिसे देखते ही फेडरिक का दिमाग सुन हो गया था और अभी उसने कांपते हाथों से खुद ही डेशमस का सलाइवा निकालकर उसका माइक्रोस्कोपी स्कैन करना शुरू कर दिया था। स्कैन के रिजल्ट देखकर तो फेडरिक की रूह पूरी तरह से कांप जाती है, क्योंकि ये वायरस अब तक म्यूटेट हो चुका था और डेशमस अब अपने आसपास रहने वाले हर एक इंसान को इन्फेक्ट कर सकता था। ये बात जानते ही फेडरिक पैनिक करते हुए डेड डिफेंस लॉकडाउन ट्रिगर कर देता है और सीधा अपोलो के बॉस को कॉल करके कहता है कि डेशमस अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता वायरस बॉम्ब बन चुका है, जिसके करीब जाते ही लोग पल भर में इन्फेक्टेड होकर मौत के घाट उतर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उसका बोन मैरो निकालकर एंटीडोट बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, पर इसके बावजूद भी अपोलो का बॉस किसी भी हालत में डेशमस का बोन मैरो चाहता था, इसीलिए मजबूरन फेडरिक को उसकी ये बात माननी पड़ती है। मगर अभी जैसे ही फेडरिक डेशमस का बोन मैरो निकालने के लिए ऑपरेशन रूम में जाता है, वैसे ही सिमोन उस जगह पर पहुंचकर डेशमस को व्हील चेयर पर बिठाकर वहां पर से निकलने लगती है। जिस समय तक उसने वॉकी टॉकी के जरिए मार्टिन, लिया, जॉन और पैट्रिक को हेडक्वार्टर से निकलने में उसकी मदद करने के लिए भी कह दिया था। अभी फिलहाल के लिए फेडरिक सिमोन को रोकने की कोशिश करते हुए बताता है कि उन्हें डेशमस को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बाहर ले जाना सच में दुनिया को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने के बराबर हो सकता था। मगर सिमोन उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए भागकर बेसमेंट के एग्जिट गेट के पास पहुंच जाती है, जहां पर मार्टिन और बाकी लोग भी गाड़ी स्टार्ट करके तैयार खड़े थे। और अभी जैसे ही मार्टिन सिमोन और डेशमस को गाड़ी में चढ़ाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है, वैसे ही फेडरिक मार्टिन के पैर पर गोली चलाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद फेडरिक का अगला निशाना सीधा डेशमस था, मगर अभी उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही सिमोन उसे धक्का देती है और उसी वक्त पैट्रिक गाड़ी का गेट खोलकर सबको अंदर भरता है और वो सब गाड़ी में बैठकर 780 की रफ्तार से क्वारंटाइन वॉल्स को क्रॉस करने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन दीवार के ठीक पास में लीड हंटर अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोके खड़ा था, मगर इस बार वो उन्हें मारने या फिर पकड़ने नहीं बल्कि उनकी जान बचाने के लिए आया होता है। असल में उसे पता चल गया था कि मार्टिन और उसके साथियों को वेलकम ड्रिंक दी गई थी, जिस वेलकम ड्रिंक में भी वही एक्सप्लोसिव चिप थी जिस चिप को उन हंटर्स के अंदर
प्लांट करा गया है। ये चिप सिर्फ तब तक ब्लास्ट नहीं हो सकती थी जब तक वो इस क्वारंटाइन एरिया यानी कि इस शहर में है, मगर जैसे ही वो इस शहर से बाहर जाएंगे वैसे ही वो चिप ब्लास्ट होने से वो ड्रीन वायरस उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। अब जैसा कि सिमोन और डेशमस ने उस वेलकम ड्रिंक को नहीं पिया था, तो इसका मतलब यही था कि वो दोनों ही फिलहाल के लिए इस शहर से बाहर जा सकते थे। इसी वजह से मार्टिन भी सिमोन को किस करते हुए उसे डेशमस की जान बचाने के लिए कहता है, मगर सिमोन को सोचते हुए इसके लिए साफ मना कर देती है। दरअसल जैसा कि मार्टिन और उसके साथियों ने अब तक उसकी काफी ज्यादा मदद करी थी और वो खुद भी मार्टिन को पसंद करने लग गई थी, तो इसी वजह से वो उन्हें मुसीबत में डालकर उनके बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी। सबसे बड़ी चीज कहीं ना कहीं उसे मार्टिन की टीम के ऊपर भरोसा भी था कि जब तक वो मार्टिन और उसके साथियों के साथ है तब तक कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सिमोन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मार्टिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो सिमोन, डेशमस और अपने बाकी सारे साथियों के साथ गाड़ी में बैठता है और वो लोग क्वारंटाइन वॉल के दूसरी तरफ मुड़कर वापस से शहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान लीड हंटर भी सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है कि कोई भी उनके ऊपर गोली नहीं चलाएगा, जिससे वो लोग वहाँ पर से निकल गए थे। और इसी बीच अपोलो कंपनी के टॉप फ्लोर में कंपनी का बॉस अपने अमीर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ एक बहुत ही जरूरी मीटिंग कर रहा था। इस दौरान ये एक ऐसी बात सामने आती है जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि असल में ये जहरीली बारिश किसी गलती की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अपोलो कंपनी के बॉस ने अपनी कंपनी को दुनिया की बेस्ट कंपनी बनाने के लिए ये वायरस जानबूझकर फैलाया था, ताकि बाद में वो दुनिया वालों को इस वायरस का डर दिखाकर बंकर बेच सके। इसी के लिए वो अपने क्लाइंट्स को कन्विंस भी कर रहा होता है कि अगर वो उसके इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो इस मौत की बारिश को पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फैलाएगा और बंकर बेच कर अपने क्लाइंट्स को इतना ज्यादा अमीर बना देगा जिसके बारे में कभी कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। अब क्या सच में अपोलो कंपनी का बॉस अपने इस प्लान में कामयाब होकर इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला पाएगा? क्या सिमोन, मार्टिन और डेशमस इस क्वारंटाइन जोन में जिंदा बच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या डेशमस के खून में सच में इस तबाही को रोकने का रास्ता छिपा है? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके दूसरे सीजन में जानने को मिलेंगे, क्योंकि ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। और अब अगर आप लोग जानना चाहते हो कि डेशमस और उसके साथी कब तक जिंदा बचे रहेंगे और क्या डेशमस की बॉडी से सच में उस वायरस के एंटीडोट को बनाया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में MCD रूट बनवाओ लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर 100 लोग भी नगर निगम यानी कि MCD वालों से रूट बनवाने की डिमांड करते हैं तो मैं इस सीरीज का अगला सीजन जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। और बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।